मौका नहीं है, मैं डायरेक्टली माइक देना चाहूंगा कॉमरेड अनिर्बान को। कॉमरेड अनिर्बान। साथियों, पहली बात यह है कि ये जो जमावड़ा है इसको बहुत मिस किए हैं हम लोग। बहुत बार जेल के अंदर लगता था, जब टीवी में अखबार में देखते थे इस जमावड़ा को, इस भीड़ को, लगता था काश हम भी वहां पे होते। जिस दिन हम कॉमरेड कन्हैया को यहाँ पे स्पीच देते हुए देखा, हम लोगों को लगा काश हम वहां पे स्लोगन लगाते हुए। लेकिन हमको खुद को तसल्ली देते, एक दूसरे को तसल्ली देते थे कि हम अपने रिलीज के लिए तो मार्च नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए थोड़ा और इंतजार करते हैं, उम्र वक्त आएगा। तो इसीलिए बात रखने से पहले कुछ स्लोगन से शुरू करते हैं। तो फांसीवाद हो बर्बाद, अरे ब्रह्मवाद हो बर्बाद, अरे आरएसएस हो बर्बाद, अरे ताती रोहित अमर रहे, अरे ताती रोहित को जय भीमलाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद, राइट टू डिसेंट लॉन्ग लिव, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन लॉन्ग लिव, जिंदाबाद। साथी एक और नारा लगाएंगे, उसका सेकंड में याद रखिएगा कि खाकी निक्कर अभी और नहीं है, तो खाकी फुल पैंट और भगवा झंडा बोलिएगा, नहीं तो कंटेम्प्ट लग सकता है। तो देखो कैसे पड़ गया ठंडा, देखो कैसे पड़ गया ठंडा, कल भी तुम हारे थे, अरे कल भी हम जीते थे, अरे जीतेंगे हर बार जंग हम। तो जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। साथियों, मैं क्या हम दोनों ही, हम तीनों ही, हम सातों ही आप लोगों को हम सब आप लोगों को, सिर्फ यहाँ पे मौजूद लोगों को नहीं, पूरे देश में जो जनवाद पसंद लोग, पूरे दुनिया में जो जनवाद पसंद लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, उनको शुक्रिया अदा या थैंक यू करके उनको बिलिटिल, उनको छोटा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि हमको लगता है कि ये जंग, ये संघर्ष आप हम में से किसी को भी, चाहे वो उमर के लिए हो, मेरे लिए हो, कन्हैया के लिए हो, आशुतोष आनंद रामानागा के लिए हो, किसी के इंडिविजुअली उसको एहसान करने के लिए नहीं, उसके सिर्फ उनके पक्ष में नहीं, आप सच के पक्ष में झूठ के खिलाफ खड़े हुए हैं, आप न्याय के पक्ष में अन्याय के खिलाफ खड़े हुए हैं, आप संघर्ष के पक्ष में फासीवाद के खिलाफ खड़े हुए हैं। इस पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब आप कंधे में लिए हैं, उस जज्बे को मैं जय भीम लाल सलाम करना चाहूंगा। खैर, हालात ऐसी है कि पता नहीं क्यों मुझे आज दोपहर से मैं उमर को बोल रहा था
कि और कुछ हो ना हो, केस वगैरह और कुछ भी हो ना हो, लेकिन शायद हमारा जुबान सब जुडिस है, तो इसीलिए उसको मद्देनजर रखते हुए आप लोगों के सामने फिर भी हम अपनी मन की बात कहेंगे। साथियों, एक एनेक्डोट से बात शुरू करना चाहूंगा। एक चीज जो जेल का अनुभव थोड़ा जो 1.5 महीना रहा, इस पूरे अनुभव को जैसे उमर ने भी कहा, जैसे कि उमर ने भी कहा, ये जो 1.5 महीना गुजरा है, इसमें क्या रियल है, क्या सरियल है, क्या सुरियल है, इसमें फर्क करना मुश्किल हो गया है। रियलिज्म, सुरियलिज्म और सरियलिज्म में फर्क करना मुश्किल हो गया है। तो ऐसे ही एक एनेक्डोट बताते हैं। हम लोगों को जेल नंबर 1 में रखा गया था शुरू में। कॉमरेड कन्हैया का बेल होने के बाद हम लोगों को जेल नंबर 3 में शिफ्ट किया गया। मैं खुद कन्हैया के सेल में ही रहा। उसके बाद मेरे बाजू वाले सेल में उमर रहे। जब ये शिफ्टिंग चल रहा था तो सामने कुछ पुलिस वाले आपस में बात कर रहे थे कि पता सुरंग मिली है। तो वो लोग बोले कहीं जेल में तो नहीं मिल गई सुरंग। फिर जब सेल में गए तो अखबार मिला। अखबार का फ्रंट पेज का खबर है कि विधानसभा का जो बिल्डिंग है उसके नीचे सुरंग मिली है। पूरा कवर स्टोरी मतलब फ्रंट पेज में पूरा लिखा हुआ है कि सुरंग तकरीबन 7 किलोमीटर लंबा है। ये सुरंग विधानसभा से रेड फोर्ट तक जाती है। और इसको किस लिए यूज किया था, पूरा स्टोरी है वहां पे कि फ्रीडम फाइटिंग के टाइम पे जो फ्रीडम फाइटर्स थे जिनको अंग्रेज सेडिशन या ट्रीजन के चार्ज में रेड फोर्ट प्रिजन में रखते थे, विधानसभा जब 1925 से 1947 तक एक कोर्ट के रूप में, ब्रिटिश कोर्ट के रूप में यूज किया जाता था, उस दौरान फ्रीडम फाइटर्स जिनको सेडिशन के चार्ज में बनना बंद किया जाता था, जो लोग आजादी के नारे लगाते उनको बंद किया जाता था सेडिशन या ट्रीजन के जुर्म में, उनको उस टनल के थ्रू रेड फोर्ट प्रिजन से विधानसभा तक ले आया जाता था और उसके बगल में जो फांसी यार्ड है वहां पे लटकाया जाता था। आज के दिन पे अपेरेंटली वहां पे उस सुरंग के ऊपर, जहां पे सुरंग मिली उसके ऊपर मीडिया बैठती है। सुन के मुझे गजब लगा। सही है, क्योंकि आज के डेट पे सुरंग का जरूरत नहीं है। हमारे जो मीडिया के भाई लोग हैं, यही लोग आज जो आजादी का नारा उठाते हैं, आज जो जस्टिस का बात करते हैं, उनको बहुत बाखूबी विदाउट टनल, विदाउट सुरंग, सड़कों से, यूनिवर्सिटी से उठा के फांसी यार्ड या जेल तक पहुंचा देती है। ऑब्वियसली मीडिया के नीचे सुरंग और यूज नहीं हो रहा है। कॉर्पोरेट मीडिया आ जाने के बाद सुरंग और जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन मजे की बात यहां पे खत्म नहीं होती है। उसके 8 दिन बाद एक और स्टोरी देखते हैं कि जिस चीज के बारे में हमारे मीडिया के साथी फ्रंट पेज में एक स्टोरी लिखे थे, वो सुरंग उस विधानसभा से निकलकर उस बिल्डिंग में क्रॉस करता है कि नहीं किसी को पता नहीं। 7 किलोमीटर अपेरेंटली हो बोल दिया गया था। उसका क्या रीजन था, उसका क्या यूटिलिटी था, किसी को नहीं पता है। और ये सुरंग उस रूम के बाहर तक भी जाता है कि नहीं, इसका भी कोई पुष्टि नहीं हुआ है। लेकिन मीडिया ने बात बना दी, सुरंग मिला तो एयरपोर्ट तक जाएगी और इसलिए बनाया हो। थोड़ा अंदर एस्टिमेट कर लिया था मैं भी मीडिया को। क्या क्या नहीं बोला गया 9 फरवरी के बारे में। बात वही है कि सिर्फ 9 फरवरी की बात तो थी नहीं, जैसे उमर ने कहा, क्या क्या नहीं गढ़ा गया। मास्टरमाइंड्स, जेल जाने से पहले ये बात हमने बोला था। जब हाइडिंग में थे तो टीवी में देखे प्रोग्राम के 10 मास्टरमाइंड्स।
कल्चरल प्रोग्राम। मास्टरमाइंड्स का जो शब्द है, जो टर्मिनोलॉजी है, इस शब्द से हम सब वाकिफ है। तमाम सारे जो फर्जी केसेस होते हैं, मास्टरमाइंड बोल के कुछ लोगों को उठा दिया जाता है, 1-2 साल बाद मास्टरमाइंड चेंज हो जाते हैं, कोई और मास्टरमाइंड हो जाता है। मास्टरमाइंड बहुत बार सुने हैं हम, बहुत अच्छी तरीके से पता है कि किस तरीके से खास करके मुस्लिम विच हंटिंग के लिए इसका यूज किया जाता है, बहुत सनसनीखेज तरीके से। लेकिन अब तक इस वर्ड का इस्तेमाल हम लोग बम ब्लास्ट, सो कॉल्ड टेरर केसेस, AK-47 एडिक्ट्स, इन सारी चीजों के बारे में सुने, मास्टरमाइंड्स पकड़े गए हैं। लेकिन एक कल्चरल प्रोग्राम के मास्टरमाइंड्स के बारे में पोस्ट ऑफिस का मास्टरमाइंड है ये लोग। पता नहीं कहीं पे हम लोग पोएट्री फोड़ रहे थे या कहीं पे धमाका कर रहे थे गानों से, पता नहीं किस चीज का हम लोग मास्टरमाइंड है। चीजें काफी अब्सर्ड लगी, चीजें, there was a madness, but eventually I think all of us realized there was always also a method to this madness. There was a realism behind this so-called surreal thing. क्या क्या नहीं बोला गया, खास करके उमर खालिद के बारे में। जैश ए मोहम्मद 3 बार पाकिस्तान गया है, गल्फ में फोन किया है, बांग्लादेश में फोन किया है, 800 कॉल्स किए हैं, हवाला से पैसा आता है, छत्तीसगढ़ बॉर्डर में बैठा हुआ है, क्या क्या नहीं बोला गया। हंसी आती है, कभी कभी होपलेस लगता है, कभी कभी गुस्सा आता है। यही चीज जो गढ़ा गया, जैसे कि उमर ने भी कहा, फॉर्मली इनफॉर्मली बातचीत में, इंट्रोगेशन के दौरान, इंट्रोगेशन के बीच में, कहीं पे भी जा रहे होते हैं, कोई बात भी कर रहे हैं, ये सारे नैरेटिव आते रहते हैं। खालिद कर रहा है पता चल रहा है, लेकिन भट्टाचार्य जी आप तो मैं पलट के पूछता था क्यों, हम दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब वो मुसलमान है इसलिए? नहीं 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 नहीं, हम कहां ऐसे बोले हैं। खालिद 3 बार पाकिस्तान गया है, ये स्टोरी सेल करता है। भट्टाचार्य 3 बार पाकिस्तान गया है, ये स्टोरी सेल नहीं करता है। स्टोरी बननी चाहिए अच्छे से, TRP मिलना चाहिए 56 चैनल से। एक ने सच बोल दिया तो दूसरे को क्यों देखेगा कोई? एक और झूठ बोलते हैं, तीसरा सोचता हम 2 झूठ बोलते नहीं तो हमको कोई देखेगा नहीं, तो जो मर्जी बोल दिया गया। लेकिन एक चीज, इन तमाम सारी चीजों के बीच, there is one thing that I think about and I get scared, and I think we should be scared. Yes, we were not touched, we were not physically abused, there was no torture, probably our class background, our JNU studentship, the hype in the media, the High Court order, there can be myriad things that probably led to that. लेकिन अगर उमर खालिद मदरसा जाता था, मदरसा एजुकेटेड हुआ होता, आजमगढ़ से हुआ होता, अगर उमर खालिद जुम्मे के दिन मस्जिद जाता होता, अगर हम दोनों मुसलमान होते और आजमगढ़ से होते, तब क्या होता? सही बात। तब हमारे साथ कैसे बर्ताव किया गया होता स्पेशल सेल के अंदर, तब हमारे साथ कैसे बर्ताव किया गया होता आरकेपुरम में, तब हमारे साथ कितने लोग खड़े होते। ये चीज सोच के हमको मुझे नहीं पता कि खालिद मुजाहिद के साथ कितने लोग खड़े हुए थे, मुझे नहीं पता टुंडा के साथ कितने लोग खड़े हुए थे, क्योंकि जो वॉर ऑन टेरर का जो ट्रोप है, उसका जो पिक्चराइजेशन है, उसमें कुछ लोग फिट होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। जो लोग फिट होते हैं, अगर हम वो होते तो हमारे साथ कितने लोग खड़े होते, ये सोच के मुझे हैरानी होती है। और शायद ये सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में अगर आजमगढ़ से किसी को उठा गया तो यही यूनिटी दिखना चाहिए वहां पे।
नेशनल एंटी नेशनल, मुझे लगता है यहाँ पे इस चीज के बारे में काफी बहस हुआ होगा। जब हाइडिंग में थे, जब जेल में थे, अखबार देखते थे, टीवी देखते थे, कुछ कुछ चीजें हमें भी चुभती थी। वैसे जैसे बोले, कभी कभी हंसी आता था, कभी गुस्सा आता था, कभी बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था। कौन तय कर रहा है नेशनलिज्म, कौन किसको बोल रहा है एंटी नेशनल, ये सारे सवाल हम सब सोचे हैं, एक साथ सोचे हैं। टीवी में देख रहा हूं कि बुंदेलखंड, यावतमाल, देश के करीब 50% से ज्यादा खेती इलाकों में ड्राउट है। बुंदेलखंड में इस ड्राउट के बीच, इस भुखमरी के बीच मिड डे मील्स बंद कर दिया जाता है। चैनल बदलता हूं तो दिखता है कि सबसे सस्ता मोबाइल फोन लॉन्च हुआ है, स्मार्टफोन, 251 रुपए में सबसे ज्यादा, सबसे सस्ता मोबाइल फोन मेक इन इंडिया। कहां बन रहा है? चाइना में। तिरंगा है उसके, चाइना ने भेज दिया है, वहां से तिरंगा लगा के, वहां पे जो स्क्रीनशॉट है वहां पे तिरंगा है, बहुत पेट्रियोटिक। ये है नेशनलिज्म। अगर 251 का स्मार्टफोन बुंदेलखंड में एक स्कूल में मिड डे मील बंद करके लॉन्च करना नेशनलिज्म है, तो शायद हम एंटी नेशनल हैं। महाराष्ट्र में, विदर्भ में इसी ड्राउट के चलते वहां के फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं, उनके फैमिली के पेट के भूख की जो आग है। चैनल चेंज करता हूं तो मेक इन इंडिया के स्टेज में जो आग लगी, उसके बारे में लोग ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। भूखे पेट की आग से शर्मिंदगी नहीं होती है हमारे देशभक्तों को। मेक इन इंडिया के स्टेज में कैसे आग लग गई? अगर ये नेशनलिज्म की परिभाषा है तो शायद हम एंटी नेशनल हैं। जिस रात को हम सरेंडर हुए तो उस दिन शाम को खबर आती है कि महाराष्ट्र में एक मुस्लिम कांस्टेबल को नंगा परेड किया जा रहा है सड़कों के बीच में। जबरदस्ती बोलना पड़ेगा जय भवानी। कुछ लोग इसको नेशनलिज्म बोल रहे हैं। हमको पता है कि 4 क्रिश्चियन नन्स को जब रेप किया जा रहा था तो भारत माता की जय बोल रहे थे बीएसपी के लोग। कुछ लोगों के लिए ये नेशनलिज्म है। रोहित वेमुला को इंस्टीट्यूशनली एंटी नेशनल करार देके उसके खिलाफ तमाम सारे फर्जी इंक्वायरीज चलाते हुए उनको मौत के कगार तक पहुंचा के उसको जो मर्डर किया जाता है वो भी नेशनलिज्म के नाम पे होता है। तमिलनाडु में जो इंटरकास्ट मैरिज किए हुए एक कपल को दिन दहाड़े कत्ल किया जाता है भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए, ये भी नेशनलिज्म के नाम पे हो रहा है। अगर ये नेशनलिज्म है तो हम सब एंटी नेशनल हैं। साथियों, इस देश के खनिज संपदा को लूट लो। OLX राज चल रहा है इस देश में, बेच दो। खनिज संपदा बेच दो, शिक्षा बेच दो, जमीन बेच दो, ईमान बेच दो। सब कुछ बिकता है क्योंकि यह सब कुछ बिकता है। इस OLX राज अगर नेशनलिज्म है तो हम एंटी नेशनल ही हैं। साथियों, अगर यूज्ड कॉन्डोम गिनना नेशनलिज्म है, अगर एक घोड़े को मार देना, उसके टांग तोड़ देना नेशनलिज्म है। साथियों, इस देश में कुछ लोग अपने पेट्रियोटिज्म इनकलाब जिंदाबाद बोल के तय करेंगे। साथियों, कुछ लोग इस देश में अपना पेट्रियोटिज्म जय भीम बोल के तय करेंगे। साथियों, कुछ लोग इस देश में अपना पेट्रियोटिज्म जय हिंद बोल के तय करेंगे। लेकिन भारत माता की जय ही बोलना पड़ेगा, नहीं तो आप पेट्रियोटिक नहीं है।
इस चीज के हम खिलाफ हैं। जय भीम भी पेट्रियोटिक है, इनकलाब जिंदाबाद भी पेट्रियोटिक है, जय हिंद भी पेट्रियोटिक है। सिर्फ भारत माता की जय पेट्रियोटिक होगा, बाकी सब एंटी नेशनल है। इस चीज को हम नहीं मानते। नेशनल एंटी नेशनल तो हुआ, ये चीज चला, बहुत चला, बांट दिया गया खेमों में। मीडिया वाले भी बहुत अच्छी तरह से समझ गए एक दिन कोर्ट जाके कितना आसान है एंटी नेशनल। विक्रम चौहान ने लाठी लेके समझा दिया कि एंटी नेशनल बनना कितना आसान है इस देश में। सच में सोचना शुरू कीजिए, एंटी नेशनल हो जाएंगे आप सब। साथियों, एक और चीज हम सुन रहे थे उस टाइम, मीडिया में बहुत चल रहा था, लोगों का अपेरेंटली खून बहुत खौल रहा था। ये जेएनयू में क्या हो रहा है देख के हमारा खून खौलता है। आए दिन सुन रहे लोगों का खून खोलते जा रहा है। क्या क्या चीजें हो रहा है जेएनयू में, शर्मिंदगी से हमारा खून खोलता है। मीडिया में यही सब चल रहा था। हम इन लोगों से पूछना चाहेंगे कि आपका खून कब खोलता है और कब नहीं खोलता है, ये तय कौन करता है। साथियों, जब मुसलमानों का कत्लेआम किया जाता है गुजरात में, हाशिमपुरा में, मुजफ्फरनगर में, तब आप लोगों का खून नहीं खोलता। जब शंकर बीघा में, बाथनी टोला में, सुंदरू में दलितों का कत्लेआम किया जाता है, तब आप लोगों का खून नहीं खोलता। जब सड़के गुडा एराकमेटा में रात के अंधेरे में 30-35 आदिवासियों को घेर के अंधाधुंध गोली चला के मार दिया जाता है, वो तो अखबार तक भी नहीं आती है, उससे भी आपका खून नहीं खोलता। साथियों, जब कुनौन पशपोरा होता है, जब इंफल में महिलाएं निर्वस्त्र होके एक क्लॉथ बैनर लेके बोलते हैं इंडियन आर्मी रेप अस, तब आप लोगों का खून नहीं खोलता है। साथियों, जब दिन दहाड़े कलबुर्गी को, पंसारे को, जब दिन दहाड़े घंटी प्रसादम को, जब दिन दहाड़े पंसारे को गोलियों से मार दिया जाता है या तलवारों से काट दिया जाता है, तब आप लोगों का खून नहीं खोलता है। इस देश में जब 77% लोग 20 रुपए से कम में अपना रोजगारी, अपना दिन गुजार रहे हैं, एवरी डे दे अर्न लेस देन 20 रुपीज, दे लीड देयर लाइफ लेस देन 20 रुपीज, जब 77% लोग ऐसे जी रहे हैं, आप लोगों का खून नहीं खोलता है। जब इस देश में महिलाओं को एक लाइफ ऑफ डिग्निटी तो दूर की बात उनको बोला जाता है आरएसएस द्वारा कि आप लोग घर में रहिए और पुरुष बाहर जाएगा, आप लोगों का खून नहीं खोलता है। तमाम सारे जो फार्मर सुसाइड हो रहे हैं, जो वर्कर्स, जो मारुति के वर्कर्स से लेकर तमाम सारे वर्कर्स का बेसिक यूनियनाइजेशन का राइट को कुचल दिया जाता है, आप लोगों का खून नहीं खोलता है। मैं जानना चाहता हूं उन लोगों से, उन देशभक्तों से जो खुद को देशभक्त बोलते हैं, कि भैया आप लोगों की ब्लड का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइल करता है भाई। साथियों, एक जेल का अनुभव बताना चाहूंगा। ये बताइए। एक ऐसा इंसान अगर मान लेते हैं, एक ऐसा इंसान जो फूलों का गुलदस्ता बनाता था, फ्लावर बुकेस बनाता था, एक दिन शायद अनकंट्रोलेबल रेज में उन्होंने एक किसी के ऊपर वार कर दिया, फूल काटने वाला कैंची से ही वो मर गया। वो इंसान जेल में है, सोसाइटी के लिए वो खतरा है, ठीक है, फिट ऑफ रेज में किया था, लेकिन सोची समझी तरीके से कोल्ड ब्लडेडली जब सैकड़ों हजारों लोगों को ऑर्केस्ट्रेटेड राइट्स में कत्ल किया जाता है, इतने फूलों को कुचल दिया जाता है, तो वो इंसान जब खुला घूमता है, मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से, कौन बड़ा क्रिमिनल है इस समाज के लिए? वो लोग जो वोटों के खेती करने के लिए राइट्स कराते हैं, जहां पे हजारों फूले काट दिए जाते हैं, या वो इंसान जिसको अभी जेल में डाला गया है? ये सारी चीजों हम सोचते थे। साथियों,
There is another thing that was also in vogue in media those days. These JNU people are anti-constitution. मुझे याद है इंडिया न्यूज का दीपक चौरसिया वाला शो, संदीप पात्रा बोल रहा है कि ये लोग संविधान के खिलाफ है. Who is with the constitution? Who is against the constitution? These are difficult questions. Because constitution talks about certain things. Constitution talks about secularism. Constitution talks about democracy. Constitution talks about socialism. Constitution talks about a democratic, socialist, sovereign republic, secular republic. आज ये लोग, ये हिंदुत्व ब्रिगेड जो हिंदुत्व के नाम पे कत्लेआम करता है, वो सेकुलरिज्म को डिफेंड कर रहे हैं. अपेरेंटली वो कॉन्स्टिट्यूशन के पक्ष में है. जो लोग इस खनिज संपदा को चाइना को, ब्रिटेन को, इटली को बेच दे रहे हैं, वो अपेरेंटली सॉवरेनिटी के साथ में है. जो लोग, जिनको अम्बेडकर ने कहा था कि यही लोग आरएसएस के भगवा झंडेधारी, यही लोग डेमोक्रेसी के सबसे बड़े दुश्मन है, जिसको अम्बेडकर आइडेंटिफाई किया था, वो आज बोल रहे हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के पक्ष में है. What are we then? Because we believe it is not enough to just swear by a book, because that book talks about certain words. And let me tell you guys, we all know this, that secularism, democracy, sovereignty, socialism, republic, these are not just words, they are ideas. And we must fight for these ideas. It is us who fight for democracy, who fight to build a secular country, who fight to build a socialist country, who fight to build a sovereign country. It is us who are fighting for our basic constitutional rights of the Adivasis, the Dalits, the minorities, the workers, the farmers, the oppressed lot of this country. We are the ones who are defending the constitutional rights. लेकिन जैसे कि अंबेडकर ने कहा था, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेजेंट किया था पार्लियामेंट हाउस में, उन्होंने कहा था that we are entering into a very peculiar stage. We are entering into an age of contradictions. Then, as per the law in the book, there is political equality. किताब में बाय लॉ पेपर में पॉलिटिकल इक्वालिटी तो है, सबके लिए समानता है, लेकिन समाज में नहीं है. जब तक ये कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा, तब तक संघर्ष जारी रखना पड़ेगा. हम वो वाला संघर्ष कर रहे हैं, हम डेमोक्रेसी का संघर्ष कर रहे हैं. As Marxists, we are fighting not just for those constitutionally guaranteed rights, we are also fighting much beyond that, because as Marxists, we believe we have a world to win, not just the constitutional rights. तो कौन डेमोक्रेसी के पक्ष में है, कौन सेकुलरिज्म के पक्ष में है, कौन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है, कौन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, वो सड़कों में तय होती है. एक किताब के ऊपर स्वेर करके भगवा झंडीधारी नहीं बोल सकते कि वो संविधान के पक्ष में है. साथियों, जेएनयू के ऊपर भी जो अटैक हुआ, जेएनयू के ऊपर भी जो अटैक हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि हम लोग इन सारे राइट्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं, क्योंकि हम आवाज उठाते हैं, क्योंकि हम बदलाव की बात करते हैं, बेहतर समाज की बात करते हैं. कैसे करते हैं? पुलिस वाले पूछते हैं क्या करते रहे तो जेएनयू के लोग इनकलाब जिंदाबाद, ये वो. अरे अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, करियर बनाओ और अच्छा काम करो. हम उनको बोलते थे जी न्यूज ने दिखा दिया, आपने मन बना लिया. हम क्या काम करते हैं? जेएनयू में हमको सबसे बड़ी सीख, सबसे फंडामेंटल सीख क्या मिलती है? अपने क्लासरूम में हो या ढाबा में बैठ के हो, अपने टीचर्स से हो या अपने कॉमरेड्स या साथी के पक्ष से हो, वो होता है सवाल करना. हम सवाल करना सीखते हैं.
डिफरेंस रखना सीखते हैं, हम डिफर करना सीखते हैं, क्रिटिकलिटी सीखते हैं। हम आपस में तो बहुत झगड़ा करते हैं। कोई भी जो मीडिया वाले हैं वो किसी भी प्रेसिडेंशियल डिबेट पे आ जाए और देखे कि यहाँ पे जो लोग आज साथ में एक साथ गले मिल रहे हैं वो उस प्रेसिडेंशियल डिबेट में क्या करते हैं। हम एक दूसरे से डिफर करते हैं, वेहेमेंटली डिफर करते हैं, लेकिन अगर कोई आके बोल दिए कि आप डिफर कर नहीं सकते हैं तो हम इस साथ में मिलकर आपको दिखा देंगे क्या। 9 फरवरी के बाद हमारे सत्ताधारी ये गुस्ताखी कर बैठे। It is this criticality, it is this will to question that we have learned from our teachers, that we have learned from our friends, from our institution, from JNU. It is because of this criticality I told the police officers while having a chat that it is because of this criticality that my own friends were suspended from this university, from their academic responsibilities, because they were fighting in 2006 for the minimum wages to be ensured to the workers of this university. It is this criticality that stops us from being cogs in your wheels, from being bricks in your walls, from being ships in your sheepish heads. It is this criticality that teaches us to question, जो गड़ों मठों को सवाल करना सिखाते हैं, स्टेटस को ब्रेक करके एक बेटर डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाने का सिखाते हैं। हमने उनको कहा that it is because of this criticality that this institution has the most unique, socially inclusive, democratic admission policy, because of which we have quartile points. इस quartile points के चलते ही देश के कोने कोने से अंदरूनी इलाकों तक जो छात्र छात्राएं हैं उनको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा दिया जाता है। ये हम लोगों ने लड़के हासिल किया है, किसी सरकार का देन नहीं है। जो डेप्रिवेशन पॉइंट का सिस्टम है वो हम लोगों का, टीचर्स का, स्टूडेंट्स का साथ के मिलके ये हम तय किए थे, और उसी से इस कैंपस इंक्लूसिव है, उसी से इसका फी स्ट्रक्चर कम है, उसी से यहाँ पे देश के पिछड़े इलाकों से गरीब, आदिवासी, दलित छात्र छात्राएं, जो महिलाओं को यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलता है डेप्रिवेशन पॉइंट्स के तहत कि यहाँ पे 60% महिलाएं पढ़ती है, वो खुली सड़क में रात को 3 बजे तक पढ़ सकती है। इस देश इसको आप एंटी नेशनल कहेंगे, इस जेएनयू को आप एंटी नेशनल कहेंगे? इट इज बिकॉज ऑफ दिस क्रिटिकलिटी दैट वी हैव अचीव्ड दीज थिंग्स। इट इज बिकॉज ऑफ दिस क्रिटिकलिटी दैट वी हैव इंटरवीन्ड for justice from the times of emergency till the times of 16th December. It is because of this criticality that we have spoken from Kashmir till Palestine. It is because of this criticality that we have spoken for the right to self-determination. It is because of this criticality that we have spoken against the killing of Rohit Memula, against Khairlanji, against Pathanitola. It is this criticality that compels us to speak truth in the face of power, and we will continue doing that. साथियों, आप सबको पता है, हमसे ज्यादा पता है कि ये सिर्फ जेएनयू का मसला है नहीं। आज के दिन पे तमाम सारी यूनिवर्सिटीज में, तमाम सारे एजुकेशनल स्पेसेस में आज अगर कहीं पे भी ऑपोजिशन है तो संसद में बैठे हुए ऑपोजिशन पार्टीज को भी हम स्टूडेंट्स ही मुद्दे दे रहे हैं। आज मुद्दा क्या है? रोहित वेमुला है। आज मुद्दा क्या है? जेएनयू है। आज मुद्दा क्या है? एफटीआईआई है। आज मुद्दा क्या है? इलाहाबाद है। आज मुद्दा क्या है? जादवपुर है। हम स्टूडेंट्स ऑपोजिशन है। Student spring, I call it, we should call it, it is a student spring that is swelling across the country. जो इस देश के उत्पीड़ित जनता,
जो इस देश के दलित, महिलाएं, मुसलमानों और तमाम सारे, चाहे वो अप्रेस नेशनलिटीज हो, चाहे वो तमाम सारे जो लोग हो, जो दलित कुचले हो, उसके पक्ष में, सत्य के पक्ष में, इस झूठ, फरेब और फांसीवाद के खिलाफ, इस आरएसएस के खिलाफ, इस मोदी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो ये छात्र शक्ति है जो आज आदिवासियों के साथ मिलकर, मजदूरों के साथ मिलकर ये आवाज उठा रही है और इस आवाज को पहचान मिली है। साथियों, बस खत्म करते हुए एक चीज ही बोलूंगा, that against the RSS, JNU stands. Against O.P. Sharma, JNU stands. Against Vikram Chauhan, JNU stands. Against Arnab Goswami, JNU. JNU stands. JNU stands. Against Brahmanism, JNU stands. Against the killing of Rohit, JNU stands. And as you know, JNU does not stand alone. We stand united. जो लेसन, जो शिक्षा, जो पाठ हम लोगों को रोहित वेमुला में सिर्फ अपने लाइफ में नहीं, अपने डेथ में भी सिखा के गया है, उसी संघर्ष को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जिस चीज के लिए उनको इंटरनेशनल बोल दिया गया था, जब हमारे ऊपर वो हुआ तो सही यूनिटी हम उसी संघर्ष में स्थापित किए और स्टैंड विद जेएनयू और जस्टिस फॉर रोहित एक साथ सड़कों पर गूंजा। पावर है हमारी यूनिटी में और ये पावर रहेगी। तो इसी के साथ खत्म करते हुए एक लास्ट स्लोगन लगाएंगे कि प्रतिवाद में, प्रतिरोध में, प्रतिशोध में कामरेड। कामरेड, प्रतिवाद, आरएसएस के खिलाफ कामरेड। थोड़ा करो। साथियों, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। पहले मैं सोच रहा था कि इस बार की होली में क्या किया जाए। उमर आ गया है तो इस बार की होली में मनुवाद का पुतला जलाया जाए। इस बार की होली में इस देश के अंदर जातिवाद का प्रतीक आरएसएस का पुतला जलाया जाए। और इस बार हम होली खेलेंगे किसी महिला के खिलाफ नहीं, किसी होलिका के खिलाफ नहीं। इस देश के अंदर जो ऊंच नीच की संस्कृति है उसके खिलाफ, और ये होली होगी अनहोली के खिलाफ दोस्तों। इसीलिए आप सब लोगों से जो बात उमर और बान ने कही है वो ये है, अरे भाई गब्बर की तरह मत पूछो कि कब होली है। ये बात बान और उमर ने कही है कि ये लड़ाई जेएनयू को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस मुल्क के अंदर जनवाद को बचाने की लड़ाई है। और मुल्क के अंदर शिक्षक, छात्र एकता रहेगी, कर्मचारियों के साथ मिलकर इस देश के अंदर आवाम के साथ मिलकर लड़ेंगे। तो आवाज दो।
स्वागत कीजिए भरपूर अपने साथी उमर और अनिर्बान।